आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कमाल की कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सिनेमा के पर्दे से शुरू होकर सीधे सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक पहुंचती है। सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे शुरुआत में महज एक जोकर कहकर खारिज कर दिया गया था, जिसकी हर फ्लॉप फिल्म पर लोग कहते थे कि बस इसका करियर अब खत्म, और तो और जिस पर सिस्टम ने अपना पूरा दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बावजूद वो इंसान हर बार और भी ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे इस अंडरडॉग सिनेमा स्टार ने एक के बाद एक भयंकर त्रासदियों, भारी आलोचनाओं और तीखे राजनीतिक टकरावों का सामना करते हुए खुद को तमिलनाडु के नेतृत्व के शिखर तक पहुंचाया। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक एक्टर के नेता बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये धैर्य, स्ट्रैटेजी और जनता के साथ एक गहरे असली कनेक्शन का बहुत ही शानदार उदाहरण है। ओके, चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जरा 1992 के उस दौर को इमेजिन कीजिए। एक दुबला पतला सा नौजवान, घुंघराले बाल और नाक के बराबर मूंछों के साथ तमिल सिनेमा में एंट्री लेता है। उस टाइम पर कमल हासन और रजनीकांत जैसे दिग्गजों का सिक्का चलता था। तो ऐसे में एक टिपिकल हीरो जैसे न दिखने की वजह से क्रिटिक्स ने इस नए चेहरे का जमकर मजाक उड़ाया। उन्हें हीरो नहीं, लिटरली जोकर तक कह दिया गया। लेकिन अब जरा 2026 के इस ऐतिहासिक दृश्य को देखिए। बिल्कुल अलग तस्वीर है ना? वही शख्स, वही चेहरा आज तमिलनाडु की सत्ता का विजेता और एक बहुत बड़ा जननेता बन चुका है। जाहिर है, ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा। ये 3 दशकों के उस अटूट संघर्ष का रिजल्ट है जिसने एक मजाक समझे जाने वाले लड़के को एक पूरे राज्य का सबसे ताकतवर नेता बना दिया। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो इस कामयाबी की नींव असल में उनके बचपन में ही रखी जा चुकी थी। चेन्नई में फिल्म डायरेक्टर एस.ए. चंद्रशेखर और सिंगर शोभा के घर जन्मे विजय ने महज 10 साल की उम्र में ही पहली बार कैमरे का सामना कर लिया था। इस पहले रोल के लिए उन्हें 500 रुपए मिले थे। जाहिर परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी छोटी बहन विद्या की एक दुखद बीमारी से मौत हो गई। अपनी बहन को इस तरह खोने के दर्दनाक सदमे ने विजय को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। सोचिए, एक हंसता खेलता शरारती बच्चा अचानक से एकदम शांत और रिजर्व्ड हो गया। इस बहुत बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी ने न केवल उनका बचपन बदल दिया, बल्कि उनके अंदर एक ऐसा मौन लचीलापन, एक ऐसी रेजिलियंस पैदा कर दी जो आगे चलकर जिंदगी की हर बड़ी चुनौती का सामना करने में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब बिल्डअप कैसे हुआ। 1992 में जो आलोचनाएं मिली, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। 1996 में फिल्म पूवे उन्नाकाका ने उनके करियर को एक नया मोड़ दिया। इस फिल्म में एक मासूम प्रेमी का रोल करके वो रातों रात 90 के दशक के लवर बॉय बन गए। लेकिन उन्हें पता था कि एक ही इमेज में बनकर नहीं रहा जा सकता। 2004 में आई गिली ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसी के साथ एक रोमांटिक हीरो से वो बन गए मास एक्शन स्टार। पर असली बदलाव तो इसके बाद आया। 2012 में थुप्पाक्की और फिर कत्थी जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने जानबूझकर ऐसी स्क्रिप्ट्स चुनी जिनका एक सोशल और पॉलिटिकल मैसेज था। इन फिल्मों में वो सिस्टम से लड़ते, टैक्स की बात करते और किसानों का हक मांगते नजर आए। अब वो महज एक एक्टर नहीं रह गए थे, बल्कि लोगों के जहन में एक जन नेता की छवि गढ़ी जा रही थी। पर देखिए, सफलता का ग्राफ हमेशा सीधा ऊपर नहीं जाता है ना। 2007 से 2010 के बीच का जो टाइम था, वो उनके करियर का शायद सबसे बुरा दौर था। लगातार 3 साल तक एक के बाद एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुईं। मीडिया और क्रिटिक्स ने तो यहां तक कह दिया कि विजय का सिनेमाई करियर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस मुश्किल वक्त में उन्होंने पब्लिक के पल्स को समझने पर फोकस किया। उन्होंने डीपली स्टडी किया कि आम जनता असल में देखना क्या चाहती है, और इसी समझ के आधार पर उन्होंने पर्दे पर एक ऐसे आम आदमी का किरदार चुना जो सूती शर्ट, साधारण पैंट और चप्पल पहनता है, जो असल में गरीबों का मसीहा है। इस जबरदस्त कमबैक ने उन्हें पहले से भी कहीं ज्यादा पॉपुलर और अनस्टॉपेबल बना दिया। अब जैसे जैसे पर्दे पर उनकी ये मसीहा वाली इमेज स्ट्रांग हो रही थी, असल जिंदगी में सत्ता के साथ उनका सीधा टकराव भी शुरू हो गया। 2013 में राज्य की AIADMK सरकार ने उनकी फिल्म थलाइवा की रिलीज पर रोक लगा दी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसी घटना ने उन्हें सीधे तौर पर पब्लिक से जुड़ने के लिए मजबूर किया, और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें 2017 में देखने को मिला, जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने जल्लीकट्टू खेल पर बैन लगाया और पूरे तमिलनाडु में जन आंदोलन भड़क उठा। तो विजय पहली बार फिल्मों की चकाचौंध से बाहर निकलकर सीधे सड़कों पर आ गए। वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, और आप समझ सकते हैं कि ये महज एक एक्टर का PR स्टंट नहीं था, बल्कि एक उभरते हुए सोशल लीडर का पहला असली कदम था। और ये जो 2020 का नेवेली माइंस वाला इंसिडेंट है ना, ये इस निडर एटीट्यूड को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। हुआ ये कि शूटिंग चल रही थी और अचानक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आकर काम रुकवा दिया।
विजय को पूछताछ के लिए ले जाया गया और लगभग 20 घंटे तक उनके घर पर छापेमारी चली। अब विरोधी खेमे को लगा कि इससे विजय की इमेज पूरी तरह डैमेज हो जाएगी, लेकिन अगले ही दिन जो हुआ उसने इंटरनेट पर आग लगा दी। विजय वापस उसी नेवेली के सेट पर गए, अपने वैनिटी वैन की छत पर चढ़े और वहां जो हजारों फैंस की भीड़ उमड़ी थी उनके साथ एक सेल्फी ली। वो वायरल सेल्फी सिर्फ एक फोटो नहीं थी, वो सिस्टम के सामने आंखों में आंखें डालकर दी गई एक खुली चुनौती थी। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। अब जब राजनैतिक जमीन पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी तो 2024 में उन्होंने अपना सबसे बड़ा और हैरान करने वाला कार्ड खेला। उन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी तमिलगावा वेत्री कज़गम यानी टीवीके लॉन्च कर दी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा शॉकिंग थी वो था फिल्मों से पूरी तरह संन्यास लेने का ऐलान। मतलब जहां रजनीकांत या कमल हासन जैसे दिग्गजों ने पॉलिटिक्स में आने के बाद भी फिल्में करना जारी रखा, वहीं विजय ने साफ कर दिया कि वो राजनीति में आधे अधूरे मन से नहीं उतरेंगे। और तो और इसी दौरान उन्हें अपने ही घर में एक कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। उनके पिता ने बिना उनकी परमिशन के उनके नाम से एक पार्टी बना ली थी। अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बचाने के लिए उन्होंने कड़ा एक्शन लिया और अपने माता पिता सहित 11 लोगों पर केस कर दिया ताकि उस पार्टी को भंग किया जा सके। ये दिखाता है कि वो इस सफर को लेकर कितने सीरियस थे। नो हाफ मेजर्स। हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स का सफर कभी भी बिना झटकों के नहीं होता, और टीवीके के लिए भी शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी और दुखद घटना घट गई। 27 अक्टूबर 2024 को विक्रवांडी में विजय की पहली बड़ी रैली थी। लाखों की भीड़ उमड़ी थी, लेकिन अचानक वहां एक भयानक भगदड़ मच गई जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से विजय को वहां से तुरंत जाना पड़ा। जब वो 3 दिन बाद पीड़ितों के परिवारों से मिलने पहुंचे तो उन्हें पब्लिक की भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। लोगों ने पूछा कि आने में इतनी देरी क्यों हुई। एक नए नेता के लिए ये बहुत ही नाजुक स्थिति थी, लेकिन यहां पर आलोचनाओं से भागने या बहाने बनाने के बजाय उन्होंने एक जिम्मेदार नेता की तरह सामने आकर इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली और पीड़ित परिवारों की मदद करने का खुला ऐलान किया। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है उनकी चुनाव की रणनीति। इसे एकदम हाईटेक और डिसिप्लिन बनाया गया था। प्रशांत किशोर को स्ट्रैटेजी के लिए लाया गया और उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं, अकेले लड़ेंगे। पार्टी का सिंबल बना सीटी, जो हर रैली की जान बन गया। और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हुआ वो तो नेक्स्ट लेवल था। विजय होलोग्राम के जरिए एक साथ कई गांवों में भाषण दे रहे थे और शहरों में रोबोट्स लोगों का स्वागत कर रहे थे। जमीनी स्तर पर भी कमाल का अनुशासन दिखा। टीवीके का हर कार्यकर्ता एक ही यूनिफॉर्म में था, सफेद शर्ट और खाकी पैंट। ये बिल्कुल वही लुक था जिसने उन्हें फिल्मों में जनता का मसीहा बनाया था। इस पूरी स्ट्रैटेजी ने उनके विशाल फैन बेस को एक बहुत ही अनुशासित पॉलिटिकल मशीन में बदलकर रख दिया। और इन सभी रणनीतियों, जमीनी मेहनत और सालों के कड़े संघर्ष का रिजल्ट 4 मई 2026 को सबके सामने था। नतीजे बिल्कुल चौंकाने वाले थे। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से टीवीके ने अकेले 107 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। दशकों से तमिलनाडु में जो 2 पार्टी डोमिनेंस चला आ रहा था उसे उन्होंने पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। सोचिए, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, बिना किसी लंबी पॉलिटिकल ट्रेनिंग के, सिर्फ जनता के साथ इमोशनल कनेक्शन के दम पर एक नया इतिहास लिख दिया गया। युवाओं ने बदलाव के लिए जमकर वोट किया और उस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे विजय थलापति। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है, एक एक्टर के तौर पर भारी भीड़ जुटाना और चुनाव जीतना, ये पहली और बहुत बड़ी चुनौती तो उन्होंने पार कर ली है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। अगर हम इतिहास देखें तो ऐसे कई सुपरस्टार्स रहे हैं जिनके पास लाखों की भीड़ थी, लेकिन वो या तो सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच पाए या फिर एक अच्छे प्रशासक नहीं बन पाए। तो सवाल यह है कि क्या उनका वो ऑन स्क्रीन न्याय और नायकत्व असल जिंदगी में गुड गवर्नेंस यानी सुशासन में बदल पाएगा? जो वादे उन्होंने रैलियों में किए हैं, क्या वो जमीन पर सच साबित होंगे? क्या इतिहास उन्हें सिर्फ एक और ऐसे सुपरस्टार के रूप में याद रखेगा जिसके पीछे भीड़ चलती थी, या फिर एक ऐसे असली जन नेता के रूप में जिसने तमिलनाडु की तकदीर ही बदल दी? आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।